हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम जैम 2018। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है v1 v2 v3 विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, और फिर ये सेट्स दिए हुए हैं चार, और हमें ये बताना है कि इन सेट्स में से कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, सो देखो, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पता है एक, और इन एलिमेंट्स को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू वी वन प्लस 1 इंटू वी टू माइनस 1 इंटू वी थ्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1 1 माइनस 1। और सिंपली इसको भी हम 2 इंटू वी वन प्लस 1 इंटू वी टू प्लस 3 इंटू वी थ्री, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 1 एंड 3, और इसके 5 4 एंड 0, है ना। अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स भी तो इंडिपेंडेंट होंगे ना। और अगर कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या मतलब है, अगर कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेट था इसके कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसका मतलब ये सेट भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो ए तो नहीं हो सकता। अच्छा, बी को देख लेते हैं। बी में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन रहे हैं 1 माइनस 1 0, और देखो इसमें v1 नहीं है तो 0 1 माइनस 1, और इसमें देखो v1 बाद में है तो इसलिए फिर भी हमें तो शुरू में लेना ना, हमें अपना ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो माइनस 1 0 1, ये डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं है ना, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, इसका मतलब सेट भी इंडिपेंडेंट होता। ठीक है, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। ओके, सी को देख लेते हैं। सी में तुम देखोगे तो चार एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। और देखो, तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट से के कॉम्बिनेशन से अगर तुम चार एलिमेंट बनाते हो तो हमेशा क्या आएगा, डिपेंडेंट ही आएगा, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो 1 0 और 0 1, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन से तुम तीन एलिमेंट बनाओगे, अगर तीन बनाओगे, इनके कॉम्बिनेशन से तीन बनाओगे तो वो डिपेंडेंट ही आएगा, इंडिपेंडेंट नहीं आ सकता, है ना। तो ये तीन इंडिपेंडेंट थे, उनके कॉम्बिनेशन से हमने चार एलिमेंट बना दिए तो वो डिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई सी भी आंसर नहीं हो सकता। सो लेट्स कम टू द डी। सो डी इज आंसर, बट लेट अस चेक इट। डी में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, 1 1 0, और देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, 0 1 2, और यहाँ पे 3, क्योंकि v1 हमें पहले लेना है, 0 एंड 1। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा। हेंस इसके इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट है। हेंस दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक वेक्टर स्पेस गिवन है, और जो वेक्टर स्पेस है उसमें सभी पॉलिनोमियल्स हैं ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। ओके, so we can say V is the vector space of all the polynomials which has degree 3 or less. Okay, तो इस सच टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस को हम P3 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, P3 में क्या होता है, सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम होती है। और इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, स्टैंडर्ड बेसिस को 1 x x स्क्वायर एंड x क्यूब, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ सच वेक्टर स्पेस। ओके, अब हमसे पूछा है रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, और उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी रैंक होगा। ओके, सो और मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज निकालेंगे और फिर वहाँ से उस ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड टी ऑफ वन। टी ऑफ वन क्या होगा, देखो एफ एक्स माइनस एक्स इंटू इट्स डेरिवेटिव, तो ये तो वन ही हो जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव तो जीरो है। ओके, सो टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स हो जाएगा, तो इसमें जो बाकी कोफिशिएंट है वो जीरो हो रहे हैं ना, देखो अगर हम इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, है ना। टी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एक्स एज इट इज़ रख दो, एंड देन माइनस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 ही है ना, तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, इसमें तो सारे जीरो हो गए।
ओके, नाउ टी ऑफ एक्स स्क्वायर, टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ कि फंक्शन को एज इट इज़ रखो, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो मतलब जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 इंटू बोल सकते हो ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, लास्ट क्या है टी ऑफ एक्स क्यूब। ओके, सो टी ऑफ एक्स क्यूब में क्या होगा, टी ऑफ एक्स क्यूब बाई एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, सो इट विल बी 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ओके, सो दिस इज द इमेज ऑफ बेसिस एलिमेंट्स। अब यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनको हम ट्रांसपोज करके लिख देंगे, सो 1 0 0 0 आए ना, उसको हम ऐसे लिख देंगे, और 0 0 ये तो सारे जीरो हैं, और ये 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1 0, okay, and this one is 0 0 0 and minus 3 0 0 0 and minus 3। ओके, सो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी रैंक है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रो एक्लन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, रो एक्लन फॉर्म में लिखने से क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज पता चल जाएंगे, वहाँ से हम रैंक बता पाएंगे। तो देखो ये ऑलमोस्ट रो एक्लन फॉर्म में ही है, बस इस वाली रो को नीचे भेजना है, क्योंकि रो एक्लन फॉर्म क्या कहती है कि जो जीरो रोज हैं वो सबसे नीचे होनी चाहिए। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें R2 को और R4 को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 माइनस 1 एंड माइनस 3, सॉरी 0 एंड माइनस 3। ओके, देन 0 0 माइनस 1 0, और 0 रो चली जाएगी नीचे। एंड स्टिल अगर इसको बिल्कुल ही रो एक्लन फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो तो इनको भी आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इन दोनों रोज को, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0 0 माइनस 1 0, एंड इट विल बी 0 0 0 माइनस 3, एंड इट विल बी 0 0 0 0। सो दिस इज द रो एक्लन फॉर्म। ओके, और रो एक्लन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3 3 है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है, दैट मीन्स इस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक भी 3 है। इन दिस क्वेश्चन 3 finite dimensional vector spaces are given, u, v and w. So let's say this is u, this is v and this is w. So t is from u to v, that means t is from u to v, and s is from v to w, and p is from w to u. So these are the three linear transformations are given. और जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं वन बाय वन, बिकॉज देर इज अ लॉट, सो वी हैव टू यूज एवरी इंफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है। सो फर्स्ट इज एस टी का रेंज स्पेस इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अब रेंज स्पेस इक्वल है तो इसका मतलब डायमेंशन भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब रैंक जो होगा एस टी का, रैंक ऑफ एस टी वो नलिटी ऑफ पी के बराबर होगा, नलिटी ऑफ पी। और जो नल स्पेस ऑफ एस टी है वो रेंज ऑफ पी के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, नलिटी ऑफ एस टी किसके बराबर है, रेंज ऑफ पी के, यानी रैंक ऑफ पी के। ओके, ये गिवन है, और एक कंडीशन ये गिवन है विच इज सेइंग कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ एस। ओके, सो दिस मच इज गिवन। नाउ फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है क्या नलिटी ऑफ टी नलिटी ऑफ एस के बराबर है। ओके, देखो रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ एस तो बराबर है, ठीक है, तो मान लेते हैं नलिटी ऑफ टी और नलिटी ऑफ एस भी बराबर है, मान लेते हैं ऐसा, है ना। तो उससे क्या होगा, जब मैं रैंक और नलिटी जोड़ूंगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ये रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होना चाहिए, टी के डोमेन का डायमेंशन होना चाहिए, टी का डोमेन यू है, इसका मतलब ये डायमेंशन ऑफ यू होना चाहिए। और अगर मैं एस के साथ करता हूँ यही चीज़, एस पे लगाते हैं ये,
तो रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस, वो क्या आना चाहिए, वो एस के डोमेन का रैंक आना चाहिए, एस के डोमेन का डायमेंशन आना चाहिए। तो एस का डोमेन वी है और वी का डायमेंशन हो जाएगा, इसका मतलब ये डायमेंशन ऑफ वी। तो ये था डायमेंशन ऑफ यू, दिस इज डायमेंशन ऑफ वी। अब देखो रैंक ऑफ टी ऑफ रैंक ऑफ एस बराबर है, ये दोनों चीज़ बराबर है, और ये हम कह रहे हैं कि इसको बराबर एज्यूम कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों इन दोनों का बराबर होना जरूरी है ना। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू डायमेंशन ऑफ वी बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, डायमेंशन ऑफ यू डायमेंशन ऑफ वी कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बराबर आए, है ना। अगर उसने बोल दिया होता कि इस सब कंडीशन के साथ एक और कंडीशन दे दी होती कि भाई डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी भी बराबर है, तब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते थे कि भाई ये इक्वल होंगे। लेकिन ये डायमेंशन ऑफ यू मे नॉट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, दैट्स वाई this option is not correct. So let's just remove this option. Now let's talk about the next option. The next option is saying that dimension of u is not equal to dimension of w. Okay, देखो रैंक ऑफ एस टी प्लस नलिटी ऑफ एस टी करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो क्या आना चाहिए, एस टी का डोमेन आना चाहिए। और एस टी का डोमेन क्या होगा, देखो एस टी का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जो होता है वही एस टी का डोमेन होता है, क्योंकि पहले तो एलिमेंट पहले तो इस पे लगेगा ना, पहले तो ये निकालेगा इमेज, तो इसीलिए टी का जो डोमेन होगा वही एस टी का भी डोमेन होगा। तो एस टी का डोमेन है यू, तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ यू अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो। और ये बराबर है इनके, और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो रैंक ऑफ पी प्लस नलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ पी, और पी का डोमेन क्या है डब्ल्यू, तो इट विल बी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारी कंक्लूजन ये निकल के आ रही है कि बराबर होने चाहिए, और ये बोल रहा है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड ऑप्शन। देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ वी दे दिया, चलो लिख लेते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ वी दे दिया 3, डायमेंशन ऑफ यू दे दिया 4, और पूछा है कि क्या P इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। P इज आइडेंटिकली जीरो क्या मतलब है कि P जो है वो जीरो मैप है, और जीरो मैप का क्या होता है कि उसका रैंक जीरो होता है, नलिटी फुल होती है और रैंक जीरो होता है ना। तो अगर मान लेते हैं कि P आइडेंटिकली जीरो है, तो इसका उससे क्या मिलेगा, अगर P आइडेंटिकली जीरो है तो इसका मतलब नलिटी ऑफ P फुल होगी और रैंक ऑफ P जीरो होगा, मतलब रैंक ऑफ P आ जाएगा जीरो, और नलिटी ऑफ P क्या हो जाएगी, नलिटी ऑफ P वही हो जाएगी जो डोमेन की डायमेंशन है, और P की अगर बात करें तो यानी डायमेंशन ऑफ W हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ W क्या गिवन है, ओके डायमेंशन ऑफ W गिवन नहीं है। ओके, सो नाउ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो रैंक ऑफ P अगर जीरो है तो हमें तो ये पता है कि नलिटी ऑफ एस टी रैंक ऑफ P के बराबर है, तो इसका मतलब नलिटी ऑफ एस टी भी जीरो हो गया, नलिटी ऑफ एस टी क्या हो गया जीरो। और अगर नलिटी जीरो हो जाता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वन वन होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि t इज़ वन वन, दिस नलिटी ऑफ एस टी इज, एक मिनट इसको लिखा रहने देते हैं। ओके, सो दिस कंडीशन इम्प्लाइज दैट एस टी इज वन वन, एस टी इज वन वन, ठीक है। और एस टी वन वन में देखो जब दो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्पोजिशन वन वन होता है तो इसमें ये वाला वन वन होता है, ठीक है। तो एस टी वन वन है तो टी वन वन है, इसको तुम इजीली प्रूव कर सकते हो, ओके। और टी वन वन है, अब देखो वन वन होता है तो नलिटी जीरो होती है, सॉरी नलिटी फुल होती है, सॉरी वन वन होता है तो नलिटी जीरो होती है, वन वन होता है तो नलिटी जीरो होती है, और नलिटी जीरो होती है तो वन वन होता है। तो अगर ये मतलब इफ एंड ओनली इफ है, तो अगर टी वन वन है तो टी की नलिटी भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट नलिटी ऑफ टी इज जीरो। अब नलिटी ऑफ टी जीरो है तो रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा, हुँ? थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं अब।
तो रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा, जब नलिटी 0 है तो रैंक क्या होगा, डोमेन के डायमेंशन के बराबर। डोमेन टी का यू है तो यू के डायमेंशन के बराबर, यू का डायमेंशन 3 गिवन है तो रैंक ऑफ टी हो गया 4 गिवन है, सॉरी, तो रैंक ऑफ टी हो गया 4। ठीक है, और रैंक ऑफ टी तो रैंक ऑफ एस के बराबर है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ एस भी 4 हो गया। ठीक है, देखो ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही क्यों करना है, इसका एक मैं पाथ तुम्हें बता सकता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे थे। हमें सिर्फ ये पता था कि पी का रैंक 0 है, क्योंकि हमने उसको आइडेंटिकली 0 मान लिया है। ठीक है, आइडेंटिकली 0 मान लिया हमने, तो इसलिए पी का रैंक 0। उस पी का रैंक 0 से हम टी का रैंक निकालना चाह रहे थे। ठीक है, जो भी कंडीशन गिवन है उनका यूज़ करके, और एक बार टी का रैंक आ गया तो हमें एस का रैंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एस का रैंक आ गया 4। ठीक है, अब जरा एस पे हम रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं, रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस क्या होना चाहिए, एस के डोमेन के डायमेंशन के बराबर, यानी वी के डायमेंशन के बराबर। वी का डायमेंशन दे रखा है 3, बट रैंक ऑफ एस तो 4 आया। प्लस नलिटी कुछ तो होगी, कुछ 0 या 0 से बड़ी, मान लेते हैं वो कोई एल है, तो इक्वल टू 3 आ रहा है, और एल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। 4 प्लस समथिंग पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने अजम्पशन अज्यूम की थी, ठीक है, जो भी हमने अजम्पशन अज्यूम की थी कि P आइडेंटिकली 0 है, वो गलत है। इसका मतलब P आइडेंटिकली 0 नहीं है, इसका मतलब C करेक्ट आंसर है। ओके, सो अब बचा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, दिस इज P। ओके, सो लास्ट ऑप्शन में हमें सेम है, यहीं तक आएंगे हम ना, फिर से क्या कर लेंगे, P आइडेंटिकली 0 है ऐसा अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर P आइडेंटिकली 0 है तो ये होना चाहिए, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और रैंक ऑफ टी 4 होना चाहिए, रैंक ऑफ एस 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं रैंक ऑफ टी पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टी, मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। सो वी विल हैव रैंक ऑफ, एक मिनट, सो वी विल हैव फॉर द फोर्थ ऑप्शन, अब हमें रैंक नलिटी थ्योरम टी पे लगानी है। ठीक है, सो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, है ना, डायमेंशन ऑफ, सॉरी, डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, और टी की डोमेन क्या है यू, यानी यू की डायमेंशन, और यू की डायमेंशन दे रखी है 3। ओके, लेकिन रैंक ऑफ टी तो 4 है, फिर से वही प्रॉब्लम, 4 प्लस समथिंग पॉजिटिव इज इक्वल टू 3, ये भी कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब P इज नॉट आइडेंटिकली 0। तो देखो ये बोल रहा था P इज नॉट आइडेंटिकली 0, ये खुद ही बोल रहा है कि नहीं है आइडेंटिकली 0, इसका मतलब ये करेक्ट है। लेकिन ये बोल रहा है P इज आइडेंटिकली 0, लेकिन निकल के आया कि नहीं था, अजम्पशन गलत है, तो इसका मतलब ये गलत है। Okay, so finally we came to the conclusion that these three are wrong and C is correct. इस क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, और ये बोला हुआ है कि जो सिस्टम है उसके कम से कम एक सोल्यूशन मिलता है, मतलब जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। सो लेट्स राइट द सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 1 अल्फा एंड 1 बीटा, 1 गामा एंड 1 1 अल्फा एंड बीटा। ओके, सो ये हो जाएगी ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स। अच्छा, अब सिस्टम अगर कंसिस्टेंट होता है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो होता है वो बराबर होता है रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के। ओके, तो ये होना जरूरी है व्हेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या फिर व्हेन सिस्टम हैज आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये गिवन है एक तरह से, ये होना कंपलसरी है। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका रैंक फाइंड करने के लिए ए ऑग्यूमेंटेड बी का हम क्या करते हैं, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स अप्लाई दिस ऑपरेशन r2 minus r1 and r3 minus r1. So after doing this operation we will get, पहली रो में 1 1 1 अल्फा मिल जाएगा, 1 1 1 अल्फा, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया।
और सेकंड रो में 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस 1 0 एंड गामा माइनस अल्फा, एंड थर्ड रो में 0 0 and alpha minus 1 and beta minus alpha. So this will be the row echelon form of our system. Okay, let's write it in a proper manner. 1 1 1 alpha, 0 beta minus 1 0 gamma minus alpha, 0 0 alpha minus 1 and beta minus alpha. So this is the row echelon form of A augmented B matrix. Okay. Now let's try to check the statements. So let's check the first statement. पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि अगर अल्फा 1 है तो गामा को 1 होना जरूरी है. ओके, तो अगर इसमें अल्फा को 1 में रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 बीटा माइनस 1 0, अल्फा को 1 रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 0 0 and beta minus 1. Okay, so this will be the augmented matrix. अब क्या करना है कि अब बताना है कि गामा को 1 होना जरूरी है या नहीं. ओके, इफ दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. तो अगर मान लो गामा 1 नहीं है, ठीक है, मान लिया गामा 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगर गामा के 1 ना होने से ये कंडीशन वॉयलेट हो जाए तब तो हम बोल देंगे नहीं नहीं गामा को 1 होना ही पड़ेगा, देन ए इज ट्रू. लेकिन अगर गामा के 1 ना होने से कोई फर्क ना पड़े इस कंडीशन को, तब हम बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि गामा 1 हो. ओके, सो अगर गामा 1 नहीं है तब क्या होगा, ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएगी, ये टर्म नॉन जीरो हो जाएगी. अब जब ये नॉन जीरो है, ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है तो बीटा की कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं सकती. समझ रहे हो. देखो, चाहे बीटा को तुम 1 रख लोगे, अगर बीटा को 1 रखोगे तब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ए का जो रैंक है वो हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है ए में. देखो ए के लिए सिर्फ इतना देखना है ना. तो अगर बीटा 1 हो जाता है तब क्या होगा, ए का रैंक 1 हो जाएगा, ठीक है. इफ बीटा इज 1 देन रैंक ऑफ ए इज 1 एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है ना ऑलरेडी, तो वो 2 हो जाएगा. तो बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कंडीशन हो गई वॉयलेट. चलो अब बीटा को कुछ और पुट करके देख लेते हैं. बीटा को नॉट इक्वल्स टू 1 पुट करके देख लेते हैं. अगर बीटा को नॉट इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तब ए का रैंक 2 रहेगा और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 रहेगा, तब भी इक्वल नहीं आएगा. तो इसका मतलब यह है कि अगर एक बार तुमने गामा नॉट इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, अब तुम बीटा को कुछ भी पुट कर लो, ये कंडीशन आएगी ही नहीं, ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं. तो इसलिए अगर अल्फा 1 है तो गामा को 1 होना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप दैट कंडीशन, ठीक है. तो इसलिए ए इज ट्रू. इफ अल्फा इज 1 देन गामा हैज टू बी 1. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है अगर बीटा 1 है तो गामा को अल्फा के बराबर होना पड़ेगा. ओके, इसको चेक कर लेते हैं. 1 1 1 अल्फा 0, बीटा को 1 रखना है. ओके, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, गामा माइनस अल्फा हो गया, 0 0 अल्फा माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा. ओके, तो इसमें देखो, इसमें क्या कहते हैं, अब देखो ये कह रहा है कि गामा को अल्फा के बराबर होना ही पड़ेगा. हम ले लेते हैं उल्टा, हम जैसे हमने उसमें किया था ना, तो गामा को नॉट इक्वल्स टू अल्फा ले लेते हैं. अब देखते हैं कि क्या ऐसा करने से इस कंडीशन पे कोई दिक्कत आ रही है. अगर आ रही है तो फिर तो गामा को अल्फा ही होना पड़ेगा, और अगर ये गामा के अल्फा ना होने से भी ये कंडीशन सर्वाइव कर सकती है, परसिस्ट कर सकती है, तो फिर जरूरी नहीं है गामा अल्फा के इक्वल हो, ठीक है ना. तो सेम लॉजिक हम लगाएंगे. अब गामा नॉट इक्वल्स टू अल्फा का क्या मतलब है, ये क्वांटिटी हो जाएगी नॉन जीरो, ठीक है, ये नॉन जीरो हो गया. अब ये नॉन जीरो होने का क्या मतलब है, ये नॉन जीरो होने से क्या होगा बताओ. अगर ये नॉन जीरो हो गया तो अब ए का रैंक क्या होगा. अब अल्फा माइनस 1 पे डिपेंड कर गया है ना, अल्फा माइनस 1 कुछ भी हो सकता है,
है ना। अगर अल्फा माइनस वन जीरो है तो ए का रैंक वन हो जाएगा, और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या कहते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक उतना हो जाएगा, क्या कहते हैं, देखो अगर अल्फा माइनस वन जीरो हो गया तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा वन, क्योंकि एक ही नॉन जीरो रो बची, और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं नॉन जीरो है तो वो टू हो जाएगा, तो ये तो बराबर नहीं आए। चलो अब कुछ और अल्फा पुट करके देख लेते हैं। अल्फा माइनस वन पहले जीरो किया था ना, अब अल्फा माइनस वन नॉन जीरो करके देख लेते हैं। जब नॉन जीरो किया तब ए का रैंक टू हो जाएगा क्योंकि दो नॉन जीरो रहेंगे, और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक थ्री हो जाएगा क्योंकि उसमें तीन नॉन जीरो रो रहेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो भी ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तुमने गामा नॉट इक्वल्स टू अल्फा कर दिया, ठीक है, गिवन दैट बीटा इज वन पहले से गिवन है ना। एक बार तुमने गामा नॉट इक्वल टू अल्फा कर दिया तो अब कोई भी अल्फा इस कंडीशन को ला नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई भी अल्फा ला नहीं पा रहा है इस कंडीशन को, तो इसका मतलब गामा नॉट इक्वल्स टू अल्फा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन तो ऑलरेडी ट्रू है ना, तो गामा को अल्फा के बराबर होना ही पड़ेगा इफ बीटा इज वन, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, दो ऑप्शन ट्रू हो गए, मल्टीपल सेलेक्ट था तो मोर देन वन आंसर हो ही सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन में भी सेम टेक्निक लगाएंगे, है ना, एक वेरिएबल को पुट करके देखते हैं। सो इसमें वाला बीटा नॉट इक्वल्स टू वन हो जाए अगर, ओके, अब हमें ये पता है कि ओके ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी कह रहा है कि बीटा नॉट इक्वल्स टू वन हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी हो गई नॉन जीरो, ठीक है। तो अल्फा को वन होना पड़ेगा, तो अल्फा को वन होना ही पड़ेगा, ऐसा ये पूछ रहा है हमारे से। हम क्या करते हैं, उल्टा लेंगे भाई, सिमिलर सेम सेम कि अल्फा को ले लेते हैं नॉट इक्वल्स टू वन, और देखते हैं क्या ये कंडीशन रुक सकती है। अगर ये कंडीशन अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन लेने से कंडीशन रुक ही नहीं रही, मतलब कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर तो हम बोल देंगे अल्फा को वन होना ही पड़ेगा। अगर अल्फा के नॉट इक्वल्स टू वन पे भी ये कंडीशन रहती है तो इसका मतलब जरूरी नहीं अल्फा वन हो, तो फिर हम सी को काट देंगे, ठीक है। तो अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन जब लिया हमने, तो हमें ये पता है ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, ठीक है, और अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन लिया तो ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई, है ना। ये भी नॉन जीरो है क्योंकि ये गिवन था, और हमने ये खुद से ले लिया अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन, तो ये भी नॉन जीरो हो गया। तो अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन पे क्या कंडीशन आ गई, बीटा नॉट इक्वल्स टू वन और अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन पे क्या कंडीशन आ गई कि रैंक ऑफ ए तो हो जाएगा थ्री, क्योंकि तीन नॉन जीरो रो मिल जाएगी, और थ्री तो मैक्सिमम रैंक हो सकता है इस पूरी मैट्रिक्स का, तो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड भी थ्री है क्योंकि उसमें भी तीन नॉन जीरो रो हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अल्फा को नॉट इक्वल्स टू वन रखने पे भी, है ना। तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फा को वन ही होना पड़े, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नाउ द डी ऑप्शन। अब डी में गामा को वन पुट कर देते हैं, ओके, वन 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 अल्फा जीरो बीटा माइनस वन, जीरो गामा को किया वन पुट तो ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा, और जीरो जीरो अल्फा माइनस वन एंड बीटा माइनस अल्फा, ओके। अब ये कह रहा है कि अल्फा को वन होना पड़ेगा अगर गामा इक्वल्स टू वन है, तो गामा इक्वल्स टू वन पुट किया तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स में हम अल्फा इक्वल्स टू वन की जगह अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन रख के देखते हैं, और फिर देखते हैं कि यह कंडीशन रह सकती है ना, किसी भी बीटा के लिए रह जाए, चाहे अगर कोई भी बीटा इस कंडीशन को नहीं ला पा रहा है आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है ना, तब हम बोलेंगे नहीं अल्फा को तो वन होना ही पड़ेगा और कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है। तो अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन रख लिया। अब अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन रखने से देखो हमें क्या मिला कि ये जो क्वांटिटी है ये नॉन जीरो है, ठीक है, और ये क्वांटिटी जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं, देखो गामा तो वन है, ओके, और अल्फा नॉट इक्वल्स टू वन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रैंक फाइंड करना, देखो ये नॉन जीरो है। अब बीटा माइनस वन पे आ गई बात, अगर बीटा माइनस वन जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, क्योंकि बीटा पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है,
है ना, तो बीटा कुछ भी हो सकता है। तो बीटा अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसका मतलब रैंक 3 हो गया ए का, और वही ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 पे कोई बीटा मिल गया जो इस कंडीशन को होल्ड करके रख रहा है अभी भी, है ना। गामा तो 1 ले लिया हमने, है ना। उसने बोला क्या गामा का 1 होना अल्फा को कंपलसरी करता है 1 होने के लिए? नहीं, क्योंकि फिर बीटा अपने आप को चेंज कर सकता है, अल्फा को 1 होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर अल्फा अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए भी हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि अल्फा का 1 होना कोई कंपलसरी नहीं है, हेंस डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन है, पी एंड क्यू। सो पी मैट्रिक्स जो है इट इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, and Q is a matrix of order m cross n, and m is less than n। ओके, देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में जो कम होता है बेसिकली, तो मैट्रिक्स का रैंक उतना या उससे कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स का वो या तो 2 होगा या 2 से कम होगा, 3 नहीं हो सकता। ओके, सो बेसिकली अगर m लेस देन n है तो रैंक ऑफ p जो है वो क्या हो सकता है, या तो m होगा या m से कम होगा, एंड सिमिलरली रैंक ऑफ q जो है वो या तो m होगा या m से कम होगा। ओके, सो नाउ लेट्स चेक द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, रैंक ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू n, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो रैंक ऑफ पी क्यू जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ पी कोमा रैंक ऑफ क्यू। ओके, इसका इसका मिनिमम से लेस होता है जो रैंक ऑफ पी क्यू होता है ना, प्रोडक्ट का जो रैंक होता है वो अलग अलग के रैंक के मिनिमम से भी लेस या इक्वल होता है। तो इन दोनों का रैंक तो m ही हो सकता है, बस m या m से कम हो सकता है। तो इसका मतलब इसका रैंक n हो ही नहीं सकता, बिकॉज n इज ग्रेटर देन m, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, और हमें वही ऑप्शंस ढूंढने हैं जो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो वन ऑप्शन इज दिस विच इज नॉट पॉसिबल, इसको सर्कल कर देते हैं। देन रैंक ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू m। देखो सॉरी क्यू पी जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, देखो क्यू इंटू पी करेंगे, क्यू इंटू पी, तो उसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा, ठीक है। नो सॉरी, क्यू पी का ऑर्डर m क्रॉस m होगा, सॉरी m क्रॉस m। देखो इसके ऑर्डर से इतना मतलब नहीं है, बट जो हमने कंडीशन निकाली थी कि क्यू पी का जो रैंक होगा वो क्या हो सकता है, वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू एंड रैंक ऑफ पी। ओके, पी, तो इसके अलग अलग के रैंक से लेस या मिनिमम होगा, और वो दोनों का रैंक m या m से कम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, m रैंक होना पॉसिबल है ना। रैंक ऑफ बेसिकली लेस देन, यहाँ पे m आ जाएगा बेसिकली, है ना। सो रैंक ऑफ क्यू पी इज लेस देन इक्वल्स टू m, तो इक्वल्स टू आ गया ना, तो इसका मतलब इक्वल होना भी पॉसिबल है। सो दैट मीन्स ये हो गया, ये तो पॉसिबल है फिर, पर हमें वो ढूंढना था जो पॉसिबल नहीं हो। सिमिलरली ये भी पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज इसको भी तुम अलग अलग के रैंक के मिनिमम से लेस करोगे तो लेस देन इक्वल्स टू m आएगा, और इक्वल्स टू m है ना वहाँ पे, तो इसका मतलब पॉसिबल है। तो ये दोनों पॉसिबल है, मतलब डी को देख लेते हैं। डी जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसका तुम काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हो इजीली, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, 1.5 में तुम डालोगे तो वो 1 कर देगा उसको, है ना, यानी कि
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस नंबर, या स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस नंबर। बेसिकली 1.5 को डालोगे तुम इसमें, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस नंबर में, तो उसको 2 कर देगा, मतलब ये पीछे ले जाता है, ये आगे ले जाएगा। ठीक है, सो दैट इज दिस फंक्शन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पी को अज्यूम कर लेते हैं ये 100, तो ये हो जाएगी 3x1 ऑर्डर की, तो n3 हो गया, m1 हो गया। ठीक है, और क्यू को कंसिडर कर लेते हैं ये 100। ठीक है, p हो गया, क्यू ये हो गया। अब क्यू पी निकाल के देखते हैं, क्यू पी, तो क्यू पी निकालेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, 1 का, तो रैंक ऑफ क्यू पी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ क्यू पी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही रो है उसमें, एक ही कॉलम है, नॉन जीरो है, तो 1 हो गया रैंक। ओके, अब देखते हैं m प्लस एन क्या आ रहा है, m प्लस एन किया तो 4 आ रहा है, 4/2 2 आ रहा है, 2 पे ये फंक्शन लगाऊंगा 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ से तो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे पुट किया तो क्या ओपी का रैंक 2 आ रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल रैंक है जो हमने एग्जांपल से किया है वहाँ से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो हमें वो ऑप्शंस ढूंढने थे जो नॉट पॉसिबल हो। सो बेसिकली ए एंड डी आर नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन में दो सबस्पेस गिवन है, W1 एंड W2। W1 में वो सभी मैट्रिक्स हैं 5x2 की, यानी कि 5 रोज और 2 कॉलम्स, इस तरह से कि उनका जो रो का जो सम है बेसिकली वो 0 होता है। ठीक है, सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 0। ठीक है, तो यानी कि अगर ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ये फ्री वेरिएबल है, तो इसको डिपेंड करना होगा इस पे। बेसिकली अगर ये x है तो उसको -x होना पड़ेगा, ये y है तो उसको -y होना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इधर वाले फ्री वेरिएबल है ना, तो इनको डिपेंड करना पड़ेगा इस साइड वालों को। ठीक है, तो कितने फ्री वेरिएबल हो गए, देखो ये कुछ भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, बाकियों को डिपेंड करना पड़ रहा है ना, बाकी डिपेंडेंट है इन पे, तो इसका मतलब 5 फ्री वेरिएबल्स हो गए। तो इसका मतलब जनरल एलिमेंट में जितने फ्री वेरिएबल होते हैं वही क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन W1 की हो गई 5। अब क्या है कि अब देखते हैं W2 क्या है। W2 भी सेम स्पेस ही है, मतलब 5x2 की मैट्रिक्स है, बट उसमें रो की जगह कॉलम का सम 0 करना है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो सम है ये 0 होना चाहिए और ये वाला सम 0 होना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो हम बोल सकते हैं कि ये चारों कुछ भी हो सकते हैं, और ये जो पांचवा एलिमेंट है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इस तरह से कि ये सम जो है टोटल पूरे कॉलम का 0 हो जाए। ठीक है, सो इट मीन्स 4 फ्री वेरिएबल्स है, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 फ्री वेरिएबल्स है। ओके, तो टोटल 8 हो गए, तो W2 की डायमेंशन हो गई 8। नाउ वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट जाएंगे, अगर कोई M इंटरसेक्शन में जा रहा है इन दोनों की, W1 इंटरसेक्शन W2 में अगर जा रहा है, तो उसमें कितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उस जनरल एलिमेंट ऑफ इस सबस्पेस के। ठीक है, देखो अब रो का सम, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि रो का सम भी 0 होना चाहिए और कॉलम का सम भी 0 होना चाहिए। तो हमने देखा अगर रो का सम 0 करना है तो सिर्फ ये वाले होंगे, सिर्फ सिर्फ ये वाले मतलब डिपेंड करेंगे, और सिर्फ इतने होंगे जो इंडिपेंडेंट है। और ये था रो का सम 0 करने के लिए, और अब कॉलम का भी सम 0 करना है। इसका मतलब इनमें बचे हुए में से भी सिर्फ 4 ही इंडिपेंडेंट है, बाकी पांचों को डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इंटरसेक्शन में से कोई मैट्रिक्स आ रही है तो उसमें 4 फ्री वेरिएबल्स हैं, फिर इन 4 पर ये वाले डिपेंड करेंगे और इन पर ये डिपेंड करेगा, फिर इस पर डिपेंड करेगा, बेसिकली 4 ही इंडिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब जनरल एलिमेंट जब लिया इस सब स्पेस का, तो उसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, दैट मीन्स इसकी डायमेंशन 4 है। इस क्वेश्चन में एक 3x3 की मैट्रिक्स है क्यू, एनी जनरल मैट्रिक्स सच दैट कि उसका रैंक 2। ठीक है, देन एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस टू दिस वेक्टर स्पेस सच दैट कि वो क्या करता है, किसी जिस भी एलिमेंट की इमेज निकालनी है उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो हमें रैंक ऑफ टी बताना है। रैंक ऑफ टी बताना है मतलब हमें डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस बताना है। ठीक है, रैंक ऑफ
rank of T is equals to dimension of range of T या रेंज स्पेस ऑफ T। सो देखो, एक तो ये तरीका हो सकता है कि तुम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लो, फिर उस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो, बट वो यहाँ पे इजी नहीं होगा बिकॉज देखो ये जो स्पेस है इसकी डायमेंशन 9 है ना, क्योंकि इसमें 9 एंट्रीज होती हैं एक 3x3 मैट्रिक्स में। तो जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो 9x9 ऑर्डर की बनेगी, फिर उसका रो एक्लन करना और उसका रैंक निकालना इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो वो ना करके हम क्या करेंगे, हमें रेंज स्पेस की डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो हम रेंज स्पेस में से कोई एलिमेंट उठा लेंगे, कोई एलिमेंट मतलब कि रेंज स्पेस का कोई जनरल एलिमेंट देख लेंगे और फिर देखेंगे उस जनरल एलिमेंट में रेंज स्पेस के कितने फ्री वेरिएबल्स हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस। अच्छा, इस एम के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, ओ सॉरी क्यू के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, बस इसने ये बोला है कि 2 रैंक होना चाहिए उसका। तो हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसका रैंक 2 हो। तो सिंपलेस्ट हम ले लेते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये क्यों ले लिया हमने, ठीक है। और अब हमें टी ऑफ पी निकालना था, है ना। अब कोई रैंडम एलिमेंट लेते हैं पी यहाँ पे, जिसकी हमें इमेज चाहिए, है ना। तो टी ऑफ पी क्या आ जाएगा, मान लो पी अगर ये है, पी बिल्कुल ही जनरल है, हमें नहीं पता क्या है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने नाम दे दिया पी को। अब क्या करना है कि हमें क्यू ऑफ पी निकालना, ओ सॉरी टी ऑफ पी निकालना है। ओके, सो टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी, यही है। ओके, चलो उसको निकालते हैं। तो ये क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट रो ऐसी कैसी आ जाएगी, यानी A11 A12 A13, और ये हो जाएगा A21 A22 A23, बाकी जीरो हो जाएंगे। सो दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, है ना। ये रेंज स्पेस ऑफ टी का एलिमेंट है क्योंकि ये टी ऑफ पी है इसलिए। ओके, और ये जनरल एलिमेंट है बिकॉज ये हमने जो पी है वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी लिया था, और इसमें ये इंडिपेंडेंट है सबके सब, ये कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, है ना, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें टोटल 6 फ्री वेरिएबल्स हैं। देखो ये पोजीशन तो फिक्स हो गई, ये 3 पोजीशन, इनको तो जीरो होना ही पड़ेगा अगर वो रेंज का एलिमेंट है तो, लेकिन ऊपर के 6 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब रेंज स्पेस का जो जनरल एलिमेंट है उसमें 6 फ्री वेरिएबल्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस is 6, that means rank of T is 6. Okay, so 6 is the answer. So this is it for this video and thanks for watching.